नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपनी अगली वीडियो के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि है कोड ऑन वेजेस 2019 चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। तो इस चैप्टर में टोटल 16 सेक्शंस हैं और ये 26 से लेकर के 41 सेक्शन तक है, जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है 26 एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। तो बोनस के लिए, बोनस किसी वर्कर्स को मिलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे बोनस मिलेगा। पहला, मिनिमम पेएबल बोनस एमपीबी, जो कि 8.33% ऑफ वेज होता है, या फिर 100 रुपये। जो भी ज़्यादा होगा वो उस बोनस को हम मिनिमम पेएबल बोनस एमपीबी बोलेंगे। अगर सैलरी एक अपर सीलिंग सेट की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, उससे कम है किसी वर्कर की उस सीलिंग से, और उसने 30 दिन एटलीस्ट काम किया है साल में, तो उसे जो है मिनिमम पेएबल बोनस का वो हकदार हो जाता है, जो कि या तो 100 रुपये या फिर वेज का 8.33% होता है, जो भी ज़्यादा होगा उसमें से। अगर कोई कंपनी पिछले साल, जिस साल बोनस देना है उससे एक साल पहले अगर लॉस में भी है, अगर उसने नेट प्रॉफिट नहीं किया है कंपनी ने, तब भी ये बोनस जो है वो पेएबल होता है। मिनिमम पेएबल बोनस जो है वो वर्कर्स को मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बाय लॉ है। ये प्रॉफिट रिलेटेड बोनस नहीं है, ये जो बोनस हम बात कर रहे हैं। देन सेकेंड, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन अपर सीलिंग, अगर वो जो गवर्नमेंट ने जो एक अपर सीलिंग वेजेस की दी हुई है, एक वेज की अपर सीलिंग दी हुई है, अगर उस सीलिंग से ज़्यादा सैलरी है किसी वर्कर की, तो जो एमपीबी है, मिनिमम पेएबल बोनस है, वो कैलकुलेट किया जाएगा आइदर उस सीलिंग पे या फिर जो मिनिमम वेज सेट किया है गवर्नमेंट ने उस पर, जो भी हायर होगा उस पर हम वो 8.33% लगा करके उसे एमपीबी देंगे, मिनिमम पेएबल बोनस देंगे। देन थर्ड है, इफ़ कंपनी इज़ इन प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर, अगर कोई कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल रही है, तो इट इज़ मैंडेटरीली बोनस इज़ कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल वेजेस, नो सीलिंग इज़ देयर, लिमिटेड टू 20% ऑफ वेजेस। क्या कह रहा है इसमें कि अगर कोई कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल थी, तो जो गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो एक अपर सीलिंग लगाई थी वर्कर्स की वेजेस पे कि अगर उससे ज़्यादा है तो उस सीलिंग वाले अमाउंट पे आपको बोनस देना है, एमपीबी देना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर कोई कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल है, तो उस केस में हम ये सीलिंग का कोई मतलब वो नहीं रहेगा सिनेरियो, और वर्कर्स की जो एक्चुअल वेजेस होंगी उसके ऊपर आप देंगे पेमेंट, बोनस देंगे। और वो बोनस जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 20% ऑफ वेजेस तक हो सकता है। एक्चुअल वेजेस 20% ऑफ वेजेस तक हो सकता है। 8.33% तो मिनिमम है, और 20% से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। देन फोर्थ पे आते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल ऑफ एलोकेबल सरप्लस, सेक्शन 36 इन डिटेल। मतलब क्या कहना चाह रहा है, एलोकेबल सरप्लस करके एक टर्म है, वो उसके बारे में जो है हम सेक्शन 36 में, जो कि आगे आएगा, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेक्शन 26 के ही 5th क्लॉज में क्या लिखा है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बेस्ड बोनस। अब ये एक दूसरे टाइप का बोनस होता है। पहला था जो एमपीबी था, मिनिमम पेएबल बोनस, वो एक लीगल बोनस है, इन टर्म्स ऑफ लॉ है, वो तो मिलना ही मिलना है। देन एक बोनस होता है जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बेस्ड बोनस होता है, वर्कर कितना अच्छा काम करता है या फिर कितना ज़्यादा वर्कर ने प्रोडक्शन किया है, उसके बेसिस पे उसको बोनस दिया जाता है। शैल बी डिटरमाइंड बाई एग्रीमेंट और सेटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो वर्कर है और जो कंपनी है, उसके बीच में कोई एग्रीमेंट या सेटलमेंट हुआ होगा, उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि उसको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बेस्ड बोनस कितना दिया जाएगा और कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट द टोटल बोनस इंक्लूडिंग एमपीबी इज लेस देन 20% ईयरली वेजेस इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसके साथ गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एक्ट में क्या लिखा है कि जो एमपीबी है, मिनिमम पेएबल बोनस है, प्लस जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बेस्ड बोनस है, ये दोनों मिला करके
20% ईयरली वेजेस के उससे ज़्यादा नहीं आ सकता किसी भी अकाउंटिंग ईयर में। मतलब आपको 8.33% मिलेगा एज पर लीगल एमपीबी, और उसके बाद जो 20% तक है वो आपको हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बेस्ड बोनस मिल जाए। ये दोनों मिला के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी अकाउंटिंग ईयर में। सिक्स्थ क्लॉज क्या है? फॉर न्यू कंपनी, कोई एक नई कंपनी है उसमें फर्स्ट 5 years एमपीबी इज पेबल ओनली इफ कंपनी इज इन प्रॉफिट। मतलब ये क्या है कि ये गवर्नमेंट इसको लेकर के आई है कि जो नई कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो नॉन एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, उनका क्या है कि मुनाफा कम होता है, उनकी कम आमदनी होती है, तो वो अगर बोनस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अच्छे तरीके से उनको मतलब देना पड़ेगा, जैसे एक एस्टेब्लिश कंपनी देती है, तो उनका बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगा, वो जल्दी बंद हो सकती हैं, लॉस में जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रूल लेके आई है। फॉर न्यू कंपनी फर्स्ट 5 years एमपीबी इज़ पेबल ओनली इफ़ कंपनी इज़ इन प्रॉफिट। मतलब मिनिमम पेबल बोनस 8.33% वो तभी दिया जाएगा वर्कर को जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। ऑल्सो सेक्शन 36 नॉट अप्लीकेबल इन दिस पीरियड। सेक्शन 36 हम आगे देखेंगे, है ना, कि वो क्या है, वो भी नई कंपनीज के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। देन सेवेंथ क्लॉज में क्या है? फ्रॉम 6th year सेक्शन 36 इज अप्लीकेबल। ये अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है फॉर न्यू कंपनी के लिए। तो नई कंपनी के लिए 5 साल तो एमपीबी तभी अप्लीकेबल होगा जब वो प्रॉफिट में होगी, और सेक्शन 36 अप्लीकेबल नहीं होगा 5 साल शुरुआत के। लेकिन 6th year में सेक्शन 36 जो है वो अप्लीकेबल होगा। इसका 7th क्लॉज का सब क्लॉज है फॉर 6th year सेट ऑन सेट ऑफ 5th एंड 6th year। ये सेट ऑन क्या है और सेट ऑफ क्या है हम ये आगे देखेंगे, अभी आप बस देख लीजिए कि क्या है। सेट ऑन और सेट ऑफ जो है वो 5th और 6th ईयर का जो है वो 6th year में अप्लीकेबल होगा, और 7th में सेट ऑन और सेट ऑफ जो है वो 5th, 6th और 7th ईयर का अप्लीकेबल होगा। 8th क्लॉज क्या है? फ्रॉम 8th year ऑनवर्ड्स ऑल प्रोविजंस एज फॉर एस्टेब्लिश्ड कंपनी। कोई भी नई कंपनी जब 8 साल उसके हो जाएंगे, उसके बाद जितने भी प्रोविजंस एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी के लिए होते हैं वो सारे उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे पेमेंट ऑफ बोनस के रिगार्डिंग जितने भी हैं। देन 9th क्लॉज द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शंस 6, 7 and 8 shall so far may be applied to new departments or undertakings और ब्रांचेस सेटअप बाय एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। अगर कोई एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, पीएसयू है, अगर कोई उसका एक डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग, ठीक है, या फिर एक ब्रांच ओपन हुई है, तो उनके ऊपर भी ये जो 6, 7 और 8 है नई कंपनी वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो सेट ऑन और सेट ऑफ है वो क्या है एक्चुअली, हम इसमें ये समझ लेते हैं पहले। सेट ऑन का मतलब है इफ़ अ कंपनी हैज़ अ वेरी हाई प्रॉफिट बियॉन्ड वॉट इज़ नीडेड टू पे द मैक्सिमम 20% बोनस, द एक्स्ट्रा मनी इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के अभी 2025 का आज लास्ट दिन है, तो 2025 में अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है और वो इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर वो सारे वर्कर्स को 20% बोनस, मैक्सिमम बोनस भी दे दे, तो भी उससे ज़्यादा सरप्लस है उसके पास प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जो है, वो जो बोनस, वो जो प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एलोकेबल सरप्लस कहते हैं हम इसे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, और सेट ऑफ का क्या मतलब है कि इफ़ अ कंपनी हैज़ अ लॉस और नॉट इनफ सरप्लस टू पे द मिनिमम 8.33% बोनस, दैट डेफिशिएंसी इज कैरिड फॉरवर्ड टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर किसी कंपनी का आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस साल, तो और इतना नुकसान हो गया कि उसके पास जो है 8.33% बोनस, जो मिनिमम पेबल बोनस है, वो भी देने का उसके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में भी उसको पैसा तो एमपीबी तो देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, 8.33% फिर भी देना पड़ेगा, लेकिन ये जो लॉस में वो दे रहा है इसको वो अगले सालों तक, कुछ सालों तक वो फॉरवर्ड करेगा, और अगले साल अगर मान लो उसको प्रॉफिट होता है तो उसमें से ये जो इस साल का डेफिशिएंसी थी, जो लॉस था, उसको वो सब्ट्रैक्ट करके ही अपना एलोकेबल सरप्लस शो करेगा। ठीक है, आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। देन सेक्शन 27 प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। क्या कह रहे हैं इसमें?
MPB mentioned in section 26 clause 1 should be reduced in proportion of days worker didn't work on working days in the accounting year. मतलब जो सेक्शन 26 क्लॉज 1 है उसमें यही बोल रहा है कि अगर कोई वर्कर 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो उसको MPB मिलेगा, है ना, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन 20 उसी में ही सेक्शन 27 में उन्होंने कहा है कि अगर कोई वर्कर कम दिन काम करता है तो उससे कम दिन का बोनस मिलेगा, प्रो रेटा बेसिस पे ही मिलेगा। मतलब कोई वर्कर ज़्यादा दिन काम करता है तो उसे ज़्यादा दिन का बोनस मिलेगा, सेम, ठीक है। देन सेक्शन 28 कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, किसी वर्कर का कितना नंबर ऑफ वर्किंग डेज हुए हैं, कितना दिन उसने काम किया है। तो फॉर सेक्शन 27, क्योंकि जितने दिन वो काम करेगा उसी के बेसिस पे, प्रोरेटा बेसिस पे उसको बोनस दिया जाएगा, MPB दिया जाएगा। तो इसलिए लिखा है फॉर सेक्शन 27 अ वर्कर इज डीम्ड टू बी वर्किंग ऑन डेज ऑन विच। अब एक वर्कर को आप काम करता हुआ मानेंगे, डीम्ड मतलब आप मानेंगे कि वो काम कर रहा है, वर्किंग ऑन द डे ऑन विच ही हैज़ बीन लेड ऑफ अंडर द एग्रीमेंट और एज परमिटेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ये, और अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर एनी अदर एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब लेड ऑफ का मतलब होता है कि आपने किसी वर्कर को काम से छुट्टी दे दी या फिर उसको मना कर दिया आने के लिए, क्योंकि आपका जो काम है वो अभी हो नहीं रहा है, टेम्परली कुछ समय के लिए हो नहीं रहा है। तो ऐसे में उस वर्कर को हम जितना दिन वो ऐसे लेड ऑफ पीरियड में रहेगा उन डेज़ को हम वर्किंग डेज़ में ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं छुट्टी लिया उसने, उसको काम नहीं मिल रहा है कंपनी से, इसलिए वो घर पे है, तो इसको हम वर्किंग डेज़ में ही काउंट करेंगे। देन बी क्या है, ही हैज़ बीन ऑन लीव विथ सैलरी और वेजेस। लीव ऑन वेजेस जो है वो उस पे है, अपनी जो है लीव पे है, वो CL लगाया है उसने। देन सी, ही हैज़ बीन एबसेंट ड्यू टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर वो एबसेंट है ड्यू टू सम टेम्परेरी डिसेबलमेंट, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुई है उसको, कैसे हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, या तो काम करने के दौरान हुई है या फिर काम करने से संबंधित किसी चीज़ में हुई है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में उसकी जो ये एब्सेंस है उसको भी हम वर्किंग डेज में ही काउंट करेंगे। देन डी क्या है, द एम्प्लॉय हैज़ बीन ऑन मैटरनिटी लीव विद सैलरी और वेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पे है तो उसको भी हम एज ए वर्किंग डेज ही काउंट करेंगे। सेक्शन 29 डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस। बोनस कब नहीं दिया जाएगा किसी वर्कर को, क्या डिसक्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं वो इसमें समझेंगे। एन एम्प्लॉय शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द रिसीविंग बोनस अंडर दिस कोड इफ़ ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। उसे डिसमिस कर दिया गया हो सर्विस से, उन केसेस में हम उसे बोनस नहीं देंगे। और वो डिसमिस करने के रीज़न क्या हो सकते हैं, फ्रॉड, राइटियस और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, थेफ्ट, misappropriation or sabotage for any property of the establishment, conviction for sexual harassment। तो पहला फ्रॉड है कि उसने कुछ धोखाधड़ी की है, या फिर उसने कोई वायलेंट बिहेवियर शो किया है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट के प्रेमाइसेस के अंदर, या फिर उसने किसी जगह चोरी की है ना, कोई चीज़ छुपाया है किसी प्रॉपर्टी को जो कि एस्टेब्लिशमेंट की है। जो चौथा है वो इसी साल ऐड हुआ है कि अगर उसने किसी के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है, ठीक है, उसके ऊपर अगर वो कन्विक्टेड है किसी ऐसे केस में जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो उसके ऊपर, तो उस केस में भी हम उसका बोनस रोक सकते हैं। देन सेक्शन 30 एस्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। बाय डिफॉल्ट इफ अ कंपनी हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, branches or undertakings, even if they are in different cities or states, they are all considered one single establishment। क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई कंपनी है जिसके एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, डिफरेंट सिटीज़ में है,
अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे PSUs हैं उनके एक से ज़्यादा स्टेट्स में हैं, सिटीज़ में हैं, ठीक है। तो भले ही वो अलग अलग जगह पे हैं, उनका अलग सब कुछ है, सिस्टम है, लेकिन फिर भी हम उनको एक वन सिंगल एस्टेब्लिशमेंट ही काउंट करेंगे। उनके जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब एक सिंगल एस्टेब्लिशमेंट काउंट करेंगे। देन अ ब्रांच और डिपार्टमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट ओनली इफ इट मीट्स टू स्पेसिफिक कंडीशंस। क्या है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के दो ब्रांचेज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम तभी दो स्पेसिफिक मतलब अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट काउंट करेंगे जब ये दो क्राइटेरिया मीट होंगे। पहला है ए, सेपरेट अकाउंटिंग, द ब्रांच मस्ट मेंटेन इट्स ओन इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट ईयर। किसी एक साल अगर जो दोनों ब्रांचेस हैं उनका जो वो होता है, बैलेंस शीट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो अगर अलग अलग मेंटेन हो रहा है, तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, कंसिस्टेंसी, द ब्रांच मस्ट नॉट हैव बीन ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द मेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर बोनस पर्पजेज इन द प्रीवियस ईयर। मतलब बोनस देने के लिए कभी भी जिस साल की बात हो रही है, अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, उससे पहले कभी भी ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो दोनों बोनस देने के संबंध में कभी भी एक ही एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल आए और बोनस जो है अलग अलग कर दिया, पहले और पिछले साल जो है बोनस के लिए सेम अकाउंट यूज़ किया था, सेम ही चीज़, सिंगल एस्टेब्लिशमेंट थे और इस साल अलग अलग हो गए। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस, सेक्शन 31 है, पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। तो ये एलोकेबल सरप्लस क्या है वो देख लेते हैं। उसको अवेलेबल सरप्लस भी बोलते हैं, एलोकेबल सरप्लस भी बोलते हैं। तो जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसमें से जब टैक्सेस और जो एक्सपेंसेस जो खर्च हो रहे हैं या फिर जो टैक्सेस हैं, जब वो हटा देते हैं, जो डिडक्शंस का पार्ट होता है, तो प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू अवेलेबल या फिर एलोकेबल सरप्लस, कि कितना सरप्लस बचा है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, एलोकेबल सरप्लस या अवेलेबल सरप्लस। अब इस अवेलेबल सरप्लस में से हम लोगों को बोनस देते हैं और ये यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। तो इसका पहला जो क्लॉज है, फॉर बैंकिंग कंपनीज 60% ऑफ सरप्लस वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है। एंड फॉर नॉन बैंकिंग कंपनीज इट इज़ 67% ऑफ सरप्लस। बैंकिंग कंपनीज के लिए 60% जो सरप्लस का है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, और नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए 67% ऑफ सरप्लस यूज़ कर सकते हो। सेकंड है, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज शैल नॉट बी नॉर्मली बी क्वेश्चन, ठीक है। जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं कंपनीज के, वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। देन फॉर एनी डिस्प्यूट फॉर बोनस, authorities may call upon the employer to produce the balance sheet before it, ठीक है, but the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed to by the employer। क्या कहना चाह रहा है थर्ड पॉइंट में, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बोनस के रिगार्डिंग, वर्कर्स का, कंपनीज का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है बोनस को लेकर के, तो जो अथॉरिटीज़ होंगी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो होंगी, वो एम्प्लॉयर से मांग सकती हैं बैलेंस शीट, है ना, कि आप अपना बैलेंस शीट शो करिए और अपना सरप्लस दिखाइए, ठीक है ना, कितना है आपका। लेकिन वो उससे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो उसे ओपन टू पब्लिक नहीं करेंगे जब तक कि एम्प्लॉयर एग्री ना करे, ठीक है। सेक्शन 32, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स। ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहला क्लॉज, द ग्रॉस प्रॉफिट्स डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एस्टेब्लिशमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर शैल in the case of banking companies be calculated in the manner as may be prescribed by the central government, and any other case be calculated in a manner as may be prescribed by the central government। मतलब इस सेक्शन में ये क्लियर कर दिया है कि जो बैंकिंग कंपनीज होंगी या फिर कोई भी और कंपनी होगी, उन दोनों का ही जो ये होगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन कैसे करेगी, ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में आएगा,
इसके जो रूल्स होंगे उसमें डिफाइंड होगा, ठीक है। सेक्शन 33, कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस का कैलकुलेशन कैसे होगा, कंप्यूटेशन कैसे होगा, इसका पहला क्लॉज है द कोर फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस। वही जो हमने पहले देखा था कि जो द अवेलेबल सरप्लस स्टार्ट्स विद द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर, ठीक है। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो ग्रॉस प्रॉफिट है, फ्रॉम दिस द एम्प्लॉय सब्ट्रैक्ट्स प्रायर चार्जेस डिफाइंड इन सेक्शन 34 में जो है चार्जेस हैं जो मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिए हैं, और वो हैं डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट टैक्सेस और डेवलपमेंट रिबेट्स, ठीक है। तो ये तीन जो है जो चार्जेस हैं वो हैं यहाँ पे लिखे हुए। तो ये तीनों जब आप हटा दोगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो जो बचेगा वो है आपका अवेलेबल सरप्लस। पहला मेथड ये हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टीयर ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट। डायरेक्ट टैक्सेस द इनकम टैक्स द एम्प्लॉयर मस्ट पे। डेवलपमेंट रिबेट्स क्या हैं, इंसेंटिव्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। देन सेकेंड क्लॉज है द टैक्स बेनिफिट एडिशन, क्लॉज ए एंड बी उसके हैं। तो अब इसको देखते हैं टैक्स बेनिफिट एडिशन क्या है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एम्प्लॉयज़। द लॉ इंश्योर्स दैट इफ एन एम्प्लॉयर सेव्स मनी ऑन टैक्सेस because they paid a bonus to you last year, then tax saving must be added back into the bonus pool for the current year। क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी पिछले साल प्रॉफिट में थी और उसने कुछ उसमें से पैसे एक्सपेंसेस में और टैक्सेस में खर्च कर दिए, टैक्स भरने में। जो बचा वो हो गया आपका अवेलेबल सरप्लस। अब उस अवेलेबल सरप्लस में से उसने आपको बोनस दे दिया। अब ये जो बोनस में उसने आपको पैसे दिए, ये जो पैसे हैं इस पे गवर्नमेंट ने उसका टैक्स रिबेट कर दिया, इस पे उसने टैक्स नहीं लिया। तो जब टैक्स नहीं लिया तो कंपनी के कुछ और पैसे बच गए। तो जो ये पैसे बच गए, गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको भी अपने पास नहीं रख सकते, तो ये जो टैक्स सेविंग हो रही है इसको भी आप अपने सरप्लस में ऐड करो, ठीक है। तो हम अवेलेबल सरप्लस और कैसे निकाल सकते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब वही जो फर्स्ट वाले क्लॉज में जो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। बोनस टैक्स रिबेट जो है बी, वो द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स ऑफ द कंपनी, द टैक्स द कंपनी वुड हैव पेड इफ इट गेव नो बोनस लास्ट ईयर, जो कि ज़्यादा होता। द टैक्स द कंपनी एक्चुअली पेड आफ्टर डिडक्टिंग द बोनस इट गेव टू एम्प्लॉयज़, जो कि कम होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बी बोल रहे हैं, और ये दोनों का जो सम होगा वो भी हम अवेलेबल सरप्लस बोल सकते हैं, जो कि बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको नहीं ऐड करते तो हमारा जो अवेलेबल सरप्लस होता है वो कम होता है और हम कम बोनस दे पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने की है। देन सेक्शन 34, सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स। वही जो पिछले वाले में हमने पढ़ा वो एक्चुअली 34 में मैंशनड है कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं प्रॉफिट में से किसी कंपनी के, जिसके बाद जो है एलोकेबल सरप्लस निकलता है। तो डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो टैक्सेस होते हैं जो एम्प्लॉयर को पे करने होते हैं। डेवलपमेंट रिबेट्स जो है कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो कि बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहिए रहते हैं। देन सेक्शन 35, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर। अब डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा इसको हम देखते हैं। तो एनी डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर शैल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो पेबल है बाय एम्प्लॉयर, पे करेगा एम्प्लॉयर, पे करेगा डायरेक्ट टैक्स कोई भी किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, वो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि जो इसका क्लॉज ए है उसमें कोई भी पास्ट लॉसेस जो है कभी भी ऐड नहीं करेंगे आप उसको, नेक्स्ट ईयर के उसमें एलोकेबल सरप्लस में आप ऐड नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन में देखिए, यू कैन नॉट डिडक्ट लॉसेज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टू रिड्यूस द टैक्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है ना। आप लॉसेस को उसमें डिडक्ट नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर में, ताकि आपका टैक्स जो है कम हो जाए। देन नो एरियाज ऑफ डेप्रिसिएशन, यू कैन नॉट इंक्लूड लेफ्ट ओवर डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन द स्पेसिफिक कैलकुलेशन। अब जो डिप्रिसिएशन जो वो होता है, कॉस्ट होती है, उसको भी आप कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के कैलकुलेशन में, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन में। देन बी क्लॉज क्या है, अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयर
रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में है जिसमें कि सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होता है, उस केस के लिए बात करते हैं। तो अभी क्या है, रिलीजियस और चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें नॉर्मली जो है इनकम टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है, ठीक है ना, इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अवेलेबल सरप्लस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले प्रॉफिट निकाले, फिर टैक्स माइनस करे और फिर जो है अवेलेबल सरप्लस मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप कैलकुलेट करिए लेकिन हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली वो देते नहीं है बट उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि द लॉ सेज इवन इफ़ यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर आप टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं तो आप हाइपोथेटिकल टैक्स कैलकुलेट करिए। इफ़ यू आर अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट, दिस रेफर्स टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। These companies generally enjoy a lower tax rate compared to closely held private companies, ठीक है। तो इनके ऊपर टैक्स कम होता है, फिर भी ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इनका एलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए, ठीक है। ये भी तो अपने वर्कर्स को बोनस देंगे, तो उसके लिए एलोकेबल सरप्लस कितना है वो डिसाइड करने के लिए इनको भी टैक्स जो है कैलकुलेट वैसे ही करना पड़ेगा, भले ये टैक्स वैसे न देते हों। देन सेक्शन 35 में ही जो सी क्लॉज है, जब जो एम्प्लॉयर है वो इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है ना, HUF है, तो द लॉ मैंडेट्स दैट द टैक्स डिडक्शन मस्ट बी कैलकुलेटेड एज इफ द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इज अ स्टैंड अलोन एंटिटी, ठीक है ना। तो आपको लॉ मैंडेट जो है वो टैक्स डिडक्शन के लिए ऐसे है कि आप एक सिंगल स्टैंड अलोन एंटिटी हैं, वैसे ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। Then income of any employer includes any profits and gains derived from the export of any goods and merchandise out of India and any rebate on such income is allowed, ठीक है ना। जो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है तो उनको गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी या रिबेट देती है, ठीक है ना, ऑन सच इनकम। उस केस में इट इज़ एसेंशियली सेज दैट इवन इफ द गवर्नमेंट गिव्स द एम्प्लॉयर अ डिस्काउंट ऑन द टैक्सेस फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स, द डिस्काउंट मस्ट बी इग्नोर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द बोनस ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब अगर आपको टैक्सेस पे कुछ डिस्काउंट मिल भी रहा है, आप कम टैक्स पे कर रहे हो क्योंकि आपको गवर्नमेंट कुछ रिबेट दे रही है, तो भी आपको जब कैलकुलेट करना है फॉर द एलोकेबल सरप्लस, है ना, बोनस कैलकुलेट करने के लिए आपको एलोकेबल सरप्लस चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्ट टैक्स चाहिए। तो आपको भले डायरेक्ट टैक्स कम देना पड़ रहा है, फिर भी आप एक्चुअली जो डायरेक्ट टैक्स आपका बनता है विदाउट एनी रिबेट वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे आपको एलोकेबल सरप्लस निकालना पड़ेगा, ठीक। नो अकाउंट शैल बी, ई पॉइंट है, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी रिबेट अदर देन द डेवलपमेंट रिबेट और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस और डेवलपमेंट अलाउंसेस और क्रेडिट और रिलीफ ऑफ रिडक्शन। If the government gives you a tax break, ignore it. You must calculate the tax as if you were paying the full standard rate. This prevents the available surplus from being artificially manipulated by various government tax saving schemes, ठीक है ना। तो यही है पूरा जो जिस्ट है इसका, कि आपको जितने भी रिबेट मिल रहे हैं टैक्स पे वो सब आपको कैलकुलेशन में नहीं सोचना है, और आपको जो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स आपका बनता है एक नॉर्मल कंपनी की तरह वही कैलकुलेट करना है फॉर एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेशन, ठीक है ना। और उसमें से कुछ जो रिबेट हैं जैसे डेवलपमेंट रिबेट, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस उसको भी आप कंसिडर करोगे, डेवलपमेंट अलाउंस या फिर क्रेडिट और रिलीफ और डिडक्शन, इनको जो है आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है। एंड सेक्शन 36 सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑफ एलोकेबल सरप्लस। अब इसको और डिटेल में हम समझ लेते हैं। सेक्शन 36 में सेट ऑन सेट ऑफ क्या है, इसी सेक्शन में एक्चुअली ये मैंशनड है। तो सेट ऑन को देखते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ अ बम्पर ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ किसी एक साल कंपनी को, देयर इज़ अ लीगल मैक्सिमम बोनस कैप यूजुअली 20% ऑफ वेजेस,
ठीक है ना, मैक्सिमम बोनस यही हो सकता है किसी भी अकाउंटिंग ईयर का। इफ़ द प्रॉफिट इज सो हाई दैट द एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स द 20%, आपके इस 20% की लिमिट से भी ऊपर जा रहा है आपका एलोकेबल सरप्लस किसी अकाउंटिंग ईयर का, द एम्प्लॉयर डजेंट जस्ट कीप द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी और गिव इट ऑल अवे। मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है वो उस एक्स्ट्रा मनी को जो 20% से ज़्यादा हो रहा है उसको रख नहीं सकता या फिर पूरा किसी को दे नहीं सकता है, सारा वर्कर्स को दे दिया, ऐसा भी नहीं है। आगे क्या है, द एक्सेस अमाउंट अप टू द लिमिट इज सेट ऑन, मीनिंग इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। सेट ऑन मतलब आपका इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, 20% से ज़्यादा था, तो आप उसको होल्ड ऑन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और अगले साल जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें ऐड करेंगे और उस साल का जो एलोकेबल सरप्लस होगा उसको कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये कब तक आप करेंगे, जैसे इस साल का है तो आप अगले 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ सेम चीज़ है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस साल कंपनी का, तो आप जो है एमपीबी भी देने लायक आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप उसको 8.33% अपने सभी वर्कर्स को देंगे, क्योंकि वो तो लीगली देना ही है आपको एज पर लॉ। देन इफ देयर इजेंट इनफ प्रॉफिट अवेलेबल सरप्लस टू द कवर दिस मिनिमम बोनस, द एम्प्लॉयर पेज इट एनी वे बट रिकॉर्ड्स द डिफिसिट। पेमेंट आपको कर देना है बट आपको रिकॉर्ड्स में ये डेफिसिट मेंटेन करके रखना है, और जो ये डेफिसिट आया द शॉर्टफॉल इज सेट ऑफ, मीनिंग द एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट दिस लॉस फ्रॉम द एलोकेबल सरप्लस ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। आगे आने वाले ईयर्स के जो एलोकेबल सरप्लस हैं उसमें से इसको माइनस करेगा, डिडक्ट करेगा, बिफोर कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट बोनस। अगले साल का बोनस कैलकुलेट करने में इसका यूज़ होगा, और ये भी सेट ऑन की तरह ही अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं डेफिसिट भी। Then section 37, adjustment for customary or interim bonus against bonus payable under this code, ठीक है। तो कस्टमरी या फेस्टिवल बोनस एक बोनस होता है, फिर दूसरा बोनस क्या है, इंटरिम या एडवांस बोनस भी है। ये टर्म्स हैं, मतलब बोनस कुछ अलग नहीं है, बस कस्टमरी और फेस्टिवल बोनस है ना, वो एक इंडिया में जो है एक है कि जैसे कोई पूजा होती है, दिवाली होता है, पोंगल होता है, तो उस पर डिफरेंट जगह की जो कंपनीज़ हैं वो जो ट्रेडिशन बेस्ड जो कल्चरल फेस्ट होते हैं उनके लिए, फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए वर्कर्स को जो है कुछ बोनस देते हैं, उसको हम कस्टमरी या फेस्टिवल बोनस बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने दिवाली आई और दिवाली पे आपने किसी को 5,000 रुपये दे दिए, तो उसका जो बोनस बनता था ईयरली वो मान लीजिए 12,000 बनता था, ठीक है, एज़ पर लीगल जो मिनिमम बोनस था। तो आपने 5,000 क्योंकि दिवाली कस्टमरी बोनस दे दिया, तो आप साल में उसे अगर 7,000 और दे दोगे बाद में, तो आपका जो वो था कंप्लायंस था वो पूरा हो जाएगा। मतलब लीगली जो है मिनिमम पेबल बोनस वो उतना आपको कंप्लीट कर दिया आपने, भले ही आपने उसको कस्टमरी या फेस्टिवल बोनस के रूप में 5,000 पहले दे दिया था, तो आप डिडक्ट कर सकते हो अपने एमपीबी से, और जितना बचा है उतना अगर आप दे दोगे तो हो जाएगा। तो मतलब इस क्या है पर्पस क्या है, इट ट्रीट्स द फेस्टिवल गिफ्ट्स एज अ डाउन पेमेंट ऑन द लीगल बोनस, ठीक है ना, आपने पहले पेमेंट कर दिया एडवांस में। और जो सेकंड है इंटरिम या एडवांस बोनस, वो क्या है कि आपने किसी फेस्टिवल पे नहीं बट वर्कर्स को बहुत नीड थी, ठीक है ना, समटाइम्स एम्प्लॉयर माइट पे अ पोर्शन ऑफ द बोनस अर्ली, इंटरिम बोनस बिफोर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर इवन क्लोज्ड। किसी वर्कर को या तो बहुत ज़रूरत है, या फिर आपने कंपनी ही क्या करती है कि वो बोनस पूरा एक साथ ईयरली एंड पे ना दे करके उसको बीच में कभी भी थोड़ा थोड़ा करके दे देती है, तो वो भी जो है टोटल जो है वो आप जो दोगे वो 12,000 अगर मान लीजिए आपका इस केस में भी है और आपने 6,000 रुपये उसको एडवांस दे दिया था कभी बीच में, तो आपको 6,000 देने से ही हो जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ लिखा है इसमें। देन सेक्शन 38, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बोनस पेएबल, ठीक है ना, वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्टिंग कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर। अगर किसी भी अकाउंटिंग ईयर में कोई एम्प्लॉय गिल्टी फाउंड होता है और मिसकंडक्ट करता है जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होता है, तो जितना लॉस उसको हुआ है एम्प्लॉय की वजह से, वो उस एम्प्लॉय के बोनस से उतना रुपए काट सकता है और बचा हुआ बोनस उसको दे सकता है ना। लेकिन ये जो मिसकंडक्ट है जिस अकाउंटिंग ईयर में हुआ है उसी अकाउंटिंग ईयर में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना।
ओनली लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 2025 की कोई मिसकंडक्ट है और आप उसको अकाउंटिंग ईयर अब 2025 है मिसकंडक्ट का, लेकिन आप 2026 में जाके उसका पैसा क्रेडिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 39, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। टाइम लिमिट क्या है पेमेंट ऑफ बोनस का? तो फर्स्ट क्लॉज है द स्टैंडर्ड डेडलाइन इज 8 मंथ्स। ठीक है, 8 महीने के अंदर आपका अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है उससे अगले 8 महीनों के अंदर आप उसका बोनस दे सकते हो। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है बोनस पेमेंट के लिए खास तौर से गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कट लिख रखा है कि आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र ही करना है एम्प्लॉय के। उसको आप कैसे किसी और तरीके से चेक से कैश से है ना और इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं है, उन्होंने लिखा है कि बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र ही करना है। अब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन इस केस में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर अगर बहुत जेन्युइनली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर कोई कंपनी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रही है, तो वो जो है उनके पास सफिशिएंट रीज़न भी है, तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा और टाइम के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल या स्टेट हो सकती है किसी कंपनी के लिए, वो उनको वो एक्सटेंशन पीरियड ग्रांट भी कर सकती है। लेकिन वो जो एक्सटेंशन पीरियड है वो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना। 8 महीने तो था ही नॉर्मली। अब अगर कोई बंदा 8 महीने में नहीं दे पा रहा है तो वो अप टू 2 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटिंग ईयर एंड उसको एक्सटेंड करवा सकता है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। हैंडलिंग डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं बोनस के रिगार्डिंग, तो उसको हैंडलिंग कैसे किया जाए ये इसके सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? वेयर देयर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस पेंडिंग। इसका जो पहला पॉइंट है कि अगर कोई डिस्प्यूट बोनस से रिलेटेड होता है, पेमेंट ऑफ बोनस पेंडिंग मतलब पेमेंट नहीं हुई है बोनस की और समय निकल गया है इसके रिगार्डिंग, तो उस केस में तो जाहिर सी बात है कि 8 महीना या उससे ज़्यादा हो गया होगा तभी ये केस हुआ होगा। तो जब भी ये केस हुआ है तो उससे 1 महीने के अंदर उसको पेमेंट जो इसका जब भी रिजल्ट है सेटलमेंट जब हो जाएगा तो उस सेटलमेंट के 1 महीने के अंदर उनको बोनस पे कर देना है। ठीक है। देन दूसरा है प्रोवाइड दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर पेमेंट एट द हायर रेट द एम्प्लॉयर शैल पे 8.33% of the wage earned by the employees as per the provisions of this code within a period of 8 months from the close of the accounting year। क्या बोल रहा है कि अगर कोई जो डिस्प्यूट है वो बोनस के दाम को बढ़ाने के लिए है, 8.33% तो देना ही है। अगर उसके दाम को लेकर के है कि और ज़्यादा मिलना चाहिए था, बोनस नहीं मिला, तो विदिन 8 मंथ्स जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उसके 8 मंथ्स के अंदर फिर भी उस केस में आपको 8.33 MPB तो दे ही देना है। ठीक है ना, वो आपको दे देना है 8 मंथ्स के अंदर और वो सेटलमेंट आगे फिर चलता रहेगा। 8.33% तो आपको देना ही है। आगे सेक्शन 40 अप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू एस्टेब्लिशमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केस। PSUs के लिए क्या है? द कंपटीशन टेस्ट सबसेक्शन 1 है इसका, सेक्शन 40 का सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 अ पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट लाइक अ PSU मस्ट फॉलो द सेम बोनस रूल एज अ प्राइवेट कंपनी इफ़ इट मीट्स 2 कंडीशंस इन एनी काउंटिंग ईयर। अगर कोई PSU किसी प्राइवेट ये 3 कंडीशंस मीट कर रही है तो उसको प्राइवेट कंपनी की तरह ही बोनस के सारे नियम मानने पड़ेंगे। पहला है डायरेक्ट कंपटीशन, इट सेल्स गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन कंपटीशन विद अ प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कि कोई PSU वही काम कर रही है, वही गुड्स और सर्विसेज बेच रही है जो कि कोई प्राइवेट कंपटीटर भी कर रहा है मार्केट में। देन 20% इनकम थ्रेशोल्ड, द इनकम फ्रॉम दोज competitive सेल्स सर्विसेज मेक्स अप एटलीस्ट 20% ऑफ इस टोटल ग्रॉस इनकम फॉर दैट ईयर। किसी PSU की जो टोटल ईयरली इनकम हो रही है उसका 20% अगर उन्हीं गुड्स और सर्विसेज से हो रही है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन में है किसी प्राइवेट सेक्टर से, तो ये जो है मैच हो रहा 20% या 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। देन द लॉजिक क्या है कि इफ़ अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इज एक्टिंग लाइक अ प्राइवेट बिजनेस competing in the open market, it should treat its employees like a private business does.
दिस क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द वर्कर्स। ये वर्कर्स के लिए अच्छा किया गया है कि अगर आप, है ना, गवर्नमेंट ने सोचा है कि गवर्नमेंट ओन जो कंपनी है उसको भी सेम ही रूल्स मानने पड़ेंगे अगर वो सेम टाइप के बिजनेस में है प्राइवेट से, तो ठीक है। देन द जनरल एक्सक्लूजन क्या है, कब ये जो है इसमें नहीं आएगा, इफ़ अ पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट डजेंट मीट द क्राइटेरिया अबव, अगर ये अबव 3 जो वो हैं कंडीशंस हैं इसको मीट नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये जो कोड है बोनस प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डो नॉट अप्लाई, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा जो पेमेंट ऑफ बोनस है, ठीक है ना। इन सच केसेस दोज एम्प्लॉयज़ आर यूजुअली कवर्ड बाई, तो ऐसे PSU जिसमें ये लागू नहीं होता पेमेंट ऑफ बोनस, है ना, चैप्टर 4 ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019, उन केसेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूजुअली कवर किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स द्वारा, एक्स ग्रेशिया पेमेंट द्वारा, डिपार्टमेंटल रूल्स रादर देन स्टैच्यूटरी बोनस फॉर्मूला फाउंड इन दिस कोड। तो उनके लिए ये डिफरेंट और तरीके हैं जिससे उनको कवर किया जाता है, उनका बोनस उनको दिया जाता है। सेक्शन 41 और ये इसका लास्ट वो है सेक्शन, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, ये कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसका है द लॉ डजेंट अप्लाई टू सर्टेन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे आर यूजुअली कवर्ड बाय देयर ओन स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल्स और सेपरेट वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है ना, या तो वेलफेयर सेपरेट स्कीम्स हों जिससे वो गवर्न होते हो, या फिर खुद की गवर्नमेंटल कुछ रूल्स हों जिससे वो गवर्न होते हैं, जिसमें कवर होते हों। तो पहला है गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज़, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड द आरबीआई या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें कवर नहीं होते। देन बी में स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक LICs, एम्प्लॉयज़ ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के लोग इसमें नहीं आते। सीमेन सेलर्स मैनर्स एज डिफाइंड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट नहीं आते। डॉक वर्कर्स दोज रजिस्टर्ड अंडर द डॉक वर्कर्स एक्ट नहीं आते। देन सी है नॉन प्रॉफिट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस जो है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रॉफिट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन प्रॉफिटेबल हैं और सोशल कॉजेज़ के लिए हैं वो इसमें कवर नहीं होते। दैन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयज़ ऑन रूट्स पासिंग थ्रू अदर कंट्रीज़, ठीक है, वो भी इसमें नहीं काम आते। जो भी ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो वर्कर्स होते हैं वो भी नहीं इसमें आते। स्पेशल गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट दैट द गवर्नमेंट इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट बिकॉज दे ऑलरेडी प्रोवाइड इक्विवेलेंट और बेटर प्रॉफिट शेयरिंग बेनिफिट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि इस कोड में जो मिनिमम पेबल बोनस है उससे बेटर शेयर करते हैं, उनको गवर्नमेंट स्पेशली एग्जेम्प्ट करती है इनसे, वो भी इसमें नहीं मेंशन होते हैं, ठीक है ना। देन इसका क्लॉज 2 क्या है, फॉर ऑल अदर बिजनेसेस लाइक प्राइवेट contractors, factories and agencies, the bonus rules apply only if they employ 20 or more persons on any single day during the accounting year। तो ये सभी वैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज, एजेंसीज या फिर PSU या फिर जहाँ पे भी हर जगह लागू होती है जहाँ पर कि 20 या 20 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं पिछले किसी भी एक सिंगल डे में, ठीक है ना, अकाउंटिंग ईयर में। तो थैंक यू। तो ये था हमारा चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस कोड ऑन वेजेस 2019 का। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।